वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर ज्ञानेंद्र और आपके लिए लेकर के आ गया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पेट फार्मासिस्ट वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए हम यहां पर लेकर के आ गए हैं एक नया वीडियो लेक्चर जो कि डेमो क्लास से रिलेटेड है। जनरल वेटनरी पैथोलॉजी तो नॉर्मल पैथोलॉजी ही है यहाँ भी, जो ह्यूमन की होती है वही वाली यहाँ भी है। बस वेटनरी में पढ़ रहे हैं तो नाम पड़ गया क्या, वेटनरी पैथोलॉजी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और उसमें कुछ नया नहीं है, जो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा लाइफ में, जो आपने देखा होगा, वही हम लोग यहाँ पे आज रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या दे रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उन पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल पैथोलॉजी है सेल इंजरी, डेथ, इन्फ्लेमेशन, हेमोडायनेमिक डिसऑर्डर, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इन्फेक्शन, शॉक, रिपेयर, हीलिंग, है ना। और वन लाइनर भी हमने साथ में दे दिया है आपको। ठीक, तो इसको हम लोग आगे से पढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे सारे टॉपिक्स को एक एक करके। चलिए, वेटनरी पैथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल के अंदर होने वाली जितनी भी डिजीज़ेस हैं, कैसे वो डिजीज होती है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, क्या उसकी पैथोजेनेसिस होगी। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोजेनेसिस। एंड एटियोलॉजी, क्या कॉज है उस बीमारी का, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, किस तरीके से ऑर्गन डैमेज होते हैं, किस तरीके से बीमारी अपना बड़ा रूप लेती है। ये सब हम पैथोलॉजी में जानेंगे कि किस तरीके से विकृति शरीर में फैलती जाती है। तो पैथोलॉजी को हिंदी में विकृति विज्ञान भी कहते हैं। इसके बाद आ जाइए मेन ब्रांच, जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में हम केवल बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डिजीज देखेंगे। सिस्टमिक में इंडिविजुअल डिजीज के बारे में, किस ऑर्गन में हो रही उसमें समझेंगे सिस्टम्स में। क्लिनिकल पैथोलॉजी में एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, यूरिन और बॉडी फ्लूइड्स, इनका टेस्ट करना सीखेंगे। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में हम ग्रॉस लीजन्स देखेंगे और माइक्रोस्कोपिक लीजन्स देखेंगे। तो लीजन के बेस्ड पर जो स्टडी होती है किसी भी बीमारी की, उसको हम लोग एनाटॉमिकल पैथोलॉजी कहते हैं। अब इटियोलॉजी की बात करो तो इटियोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द काज ऑफ ए डिजीज। ये दो तरह का हो सकता है, एक इंट्रिंजिक और एक होता है एक्सट्रिंजिक। इंट्रिंजिक को एंडोजीनस भी कहते हैं, एक्सट्रिंजिक को एक्सोजीनस कहते हैं। तो एंडोजीनस मतलब अंदर, शरीर के ही अंदर से कोई समस्या आ जाए, तो जैसे कि जेनेटिक डिफेक्ट, एज, सेक्स, ब्रीड, न्यूट्रिशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, तो ये सब होते हैं। इसी तरीके से एक्सोजीनस बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट, टॉक्सिन्स, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, ये सब होते हैं। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ो। सेलुलर एडॉप्टेशन क्या होता है। सेलुलर एडाप्टेशन में क्या होता है, चार तरह से सेलुलर एडाप्टेशन होता है। जो शरीर की सेल्स हैं वो चार तरह से अडाप्ट कर सकती हैं। एक तो हाइपरट्रॉफी करा देंगी, फिर हाइपरप्लेसिया करा देंगी, फिर एट्रॉफी करा देंगी और मेटाप्लेसिया करा देंगी। कैसे? हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल का साइज बड़ा हो जाना, छोटे से बड़ी सेल बन जाना। हाइपरप्लेसी हाइपरट्रॉफी की बात है, साइज बढ़ गया। और हाइपरप्लेसिया की बात है, एक सेल है और वो दो सेल में चेंज हो गई, तीन सेल में चेंज हो गई, बहुत तेज़ी से इसका नंबर बढ़ गया, तो हाइपरट्रॉफी हो जाता है। एट्रॉफी का मतलब सेल का साइज कम हो गया, तो इसी का उल्टा हो गया क्या, एट्रॉफी। मेटाप्लेसिया की अगर बात करते हैं तो इसमें रिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। एक डिफरेंशिएटेड सेल, मैच्योर सेल, किसी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाए तो इसे मेटाप्लेसिया कहते हैं। समझ में आ गई बात, चलो भाई आगे। ठीक, अब देख लेते हैं हम जल्दी से सेल इंजरी, सेल डेथ के बारे में। ये क्या होता है, सेल इंजरी और सेल डेथ क्या है। सेल इंजरी जो है या सेल डेथ जो है, दो तरह से होती है। एक तो है रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी जो होती है वो सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग। सेल क्या कर गई, फैट, फूल गई। फैटी चेंजेस आ जाएंगे, एटीपी कम बनेगा, आयन बैलेंस गड़बड़ा जाएगा,
इफ द कॉज रिमूव्ड, अगर जो जिसकी वजह से सेल इंजरी हुई है तो वो चीज़ हटा दो तो सेल फिर से नॉर्मल हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। इरिवर्सिबल इंजरी कैसे होती है? इरिवर्सिबल इंजरी में क्या है, सेल पूरी तरह डैमेज हो जाती है, सेल की डेथ हो जाएगी। मेनली बाई नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस से होगा। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस से सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्रोसिस क्या है? जनरली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन या मेम्ब्रेन डिसरप्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, डिसरप्शन मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन ये बिगड़ जाएगी पूरी तरीके से, तो सेल की इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है, तो उससे क्या है, सेल डैमेज हो गई पूरी तरीके से, तो सेल की डेथ हो गई। एपोप्टोसिस में क्या होता है, एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है एंड यूजुअली अफेक्ट्स द इंडिविजुअल सेल्स विद लिटिल इन्फ्लेमेशन। थोड़ा सा इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन बढ़िया होता है, लेकिन जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है एपोप्टोसिस, तो इसमें लिटिल इन्फ्लेमेशन होता है या नियर अबाउट नहीं होता है। अब आ जाओ नेक्रोसिस पे। तो नेक्रोसिस भाई देखो, 5 तरह की नेक्रोसिस होती है, इतना लिख दोगे या एग्जाम में याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, एमसीक्यू आप। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है, आर्किटेक्चर इनिशियली बचा रहता है, मतलब सेल इस तरीके से गोल गोल है तो गोल गोल दिखेगी। कॉमनली एसोसिएटेड विद एस्टीमिया, इसमें बस खून की कमी हो जाएगी सेल के अंदर, है ना, मतलब जो अगल बगल का टिश्यू है तो वहाँ पे ब्लड कम पहुँच रहा होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो लिक्विफैक्टिव टिश्यू क्या होगा, इसमें दिखाई देगा आपको, सॉफ्ट और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि एब्सेस बनता है, जब फोड़ा बनता है तो क्या होता है, पल्पी नेचर का हो जाता है, पकने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। और सम सीएनएस इंजरीज साथ में क्या होंगी, फोड़ा नहीं है तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है तो उसमें इंजरी हो जाती है, न्यूरॉन्स वगैरह में, है ना, तो वहाँ पे लिक्विफेक्शन हो जाता है। कैजियस चीज लाइक अपीयरेंस हो जाएगी, क्लासिकली एसोसिएटेड विद ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से संबंधित है ये। टीबी में कैजियस ग्रैनुलोमेटस ग्रोथ होती है, कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, तो उसकी वजह से छोटी छोटी गांठें बन जाती चीज लाइक, है ना, उसे कैजिएशन कहते हैं। फिर आ जाओ फैट। फैट में क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो अगर फैटी नेक्रोसिस है तो एडिपोज टिश्यू टूटेगा, एडिपोज टिश्यू टूटेगा और पैनक्रियाटिक डिजीज देखने को मिलेगी और चोट भी लग सकती है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैट के लिए। फाइब्नोइड नेक्रोसिस कब होगी, अफेक्ट्स बेसल, ब्लड वेसल की वॉल को बढ़िया से डैमेज कर देगा, इमीडिएटली इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, इम्यून मीडिएटेड सेल्स होती हैं वो इंजर्ड पॉइंट पे आएंगी जहाँ पे जो चोट लगी है, अब वहाँ पे जा कर के सब जो है अपना काम शुरू कर देंगे, फिर फाइनली फाइब्रोसिस करा देंगी। तो ये नेक्रोसिस में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन समझो क्या होता है। गैंग्रीन देखो भैया, 2-3 तरीके की होती है, पहले गैंग्रीन जान लो। अगर नेक्रोसिस विद पुट्रीफैक्टिव चेंजेस आ जाए, नेक्रोसिस जब हो रही थी तो वहाँ पे सड़न नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे पुट्रीफैक्शन शुरू हो गया, सड़न पैदा हो गई, तो वही गैंग्रीन हो गया, ये ठीक नहीं होता है। यूजुअली इन्वॉल्विंग ए कंसिडरेबल मास ऑफ टिश्यू, टिश्यू क्या है यहाँ पे, कंसिडरेबल मास में रहते हैं। ड्राई गैंग्रीन मेनली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से होता है ना, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से ड्राई गैंग्रीन होता है। वेट गैंग्रीन में क्या है, नेक्रोसिस भी होगा, सड़ाने वाले बैक्टीरिया भी आएंगे और लिक्विफेक्शन भी करा देंगे वहाँ पे, तो खूब सारा वहाँ से पस निकलने लगता है। गैस गैंग्रीन की बात करते हैं अगर, तो एसोसिएटेड विद द गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जो गैस बनाते हैं तो वो वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं गैसेस को, ठीक, तो वो गैस गैंग्रीन कहलाती है। इन्फ्लेमेशन इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू इंजरी हेल्पिंग एलिमिनेट द कॉज एंड इनिशिएट रिपेयर।
अब मान लो आपके हाथ पे कहीं पर चोट लग गई यहाँ पे, ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या करेगा, सेल्स को भेजेगा, ब्लड पहुँचेगा सबसे पहले। ब्लड में जितनी प्लाज्मा सेल्स हैं, है ना, वो इंजरी को ठीक करने के लिए वहाँ पे पहुँचेंगी, वेस्कुलार टिश्यू इंजरी होगी, ताकि उस समस्या से निजात मिल सके, एलिमिनेट करने के लिए कॉज को, और रिपेयर स्टार्ट हो सके। तो उसकी वजह से वो क्या होता है, उसको हम नाम देते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन कार्डिनल साइन होते हैं। कार्डिनल साइन 5 तरह के होते हैं, ये 4 हो गए, र्यूबर्ट, कॉलर, ट्यूमर, डॉलर। ऐसे याद करो, र्यूबर्ट, ट्यूमर, कॉलर, डॉलर। तो रेडनेस आएगी, और उसके बाद वहाँ पे कॉलर आएगा तो हीट आएगी, ट्यूमर आएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी, और डॉलर आएगा तो पेन होने लगेगा। ठीक है, तो जब चोट लगती तो यही चीज़ें देखने को मिलती हैं आपके शरीर में। क्लियर? तो र्यूबर, ट्यूबर, कॉलर, डॉलर हो गया, और फिर फाइनली क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। आपका जो फंक्शन है, ऑर्गन है, अगर ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। अब ये भी 2 तरह का है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक वाला भी होता है। ठीक, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वैसो डायलेशन होगा, जिसकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रोमिनेंट न्यूट्रोफिल वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाती है। सबसे पहले दौड़ के कौन जाता है एक्यूट केसेस में, न्यूट्रोफिल जाती है। इसी तरीके से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल दौड़ के पहले पहुंच जाएंगी, कहेंगे क्या हो गया भाई। क्रॉनिक में धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा यहाँ बीमारी थी, तब तक वहाँ हालत ख़राब हो चुकी होती है टिश्यू की। टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस में अकर, ठीक है, तो यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है टिश्यू की, फिर स्कार वगैरह बन जाता है, वो अभी आप थोड़ी देर में सीखोगे आप। ठीक है, एक्सुडेट की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सुडेट, ट्रांजुडेट और इडिमा। तो एक्सुडेट, ट्रांजुडेट और इडिमा में अंतर क्या है, सबसे पहले जान लो एक्सुडेट क्या है। एक्सुडेट जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, प्रोटीन होगी, और ड्यू टू इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, इस वजह से ये होता है। ट्रांजुडेट में क्या है, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, प्रोटीन कम होगी, और ये होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। ट्रांजुडेट पानी रिश्ता रहता है शरीर में कहीं पे जब चोट वोट लग जाती है। ठीक है, या फिर जो है कोई इन्फेक्शन होता। एडिमा की बात करें तो इसमें क्या, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू बॉडी कैविटी। जितनी भी खाली जगह शरीर में, वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, तो उसी को एडिमा कहते हैं। अगर जो है एब्डोमिनल कैविटी में पानी भर जाए तो एसाइटिस कहोगे। अगर भैया प्लूरल कैविटी में पानी भर जाए तो हाइड्रोथोरैक्स कहोगे। और अगर पेरिकार्डियल सैक है ना, हार्ट की दीवार के किनारे जो जगह होती है उसमें पानी भर जाए तो हाइड्रोपेरिकार्डियम कहेंगे। अगर पूरे शरीर में पानी भर जाए स्किन के नीचे तो एनासार्का कहेंगे। है ना, इतने बढ़िया बढ़िया टर्म है, एनासार्का एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब आ जाओ हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर क्या है, अगर हाइप्रीमिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव एक्टिव इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, बहुत तेजी से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, आर्ट्रियोलर डायलेशन होगा, आर्टरी डायलेट कर जाएगी, पतली से चौड़ी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, कंजेशन होगा पैसिव प्रोसेस की वजह से, कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड विनोस आउटफ्लो। ठीक है, तो हाइप्रीमिया कैसे होती है, ब्लड फ्लो के बढ़ने से, है ना। कंजेशन कैसे होता है, जो विनेवस फ्लू है, आउटफ्लो है, वो कम हो जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो कंजेशन अलग चीज़ है, हाइप्रीमिया अलग चीज़ है। हाइप्रीमिया में क्या होता है, एक्टिव इंक्रीज इन ब्लड फ्लो होगा आर्टरी डायलेशन की वजह से। लेकिन कंजेशन क्यों होगा,
पैसिव प्रोसेस कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड विनोवस आउटफ्लो। ठीक, तो विनोवस आउटफ्लो जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंजेशन हो जाता है। अब आ जाओ आगे। हेमरेज क्या है? स्केप या और ब्लड फ्रॉम स्केप आउट ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल। ये आपकी खून की नस है, इसमें से खून बाहर आने लगे तो उसी को क्या कहोगे? हेमरेज कहोगे। पिटैचियल हेमरेज क्या होता है ये भी जान लो भाई। पिटैचियल हेमरेज टाइनी प्रोमिनेंट हेमरेज। ठीक है, अगर छोटा हेमरेज है ना, बट दिखाई दे रहा है, पिन पॉइंट। ठीक है, क्या है? टाइनी पिन पॉइंट। जैसे ये निडिल है तो इसके पॉइंट के उतना जो है हेमरेज कहीं से लीक हो रहा है ब्लड थोड़ा थोड़ा नस से, तो उसको पिटैचियल हेमरेज कहते हैं। परप्यूरिया क्या है? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वहाँ पे जो ओपनिंग है हेमरेज की, हेमरेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एकाइमोसिस क्या है? लार्जर एरिया जो है नस का अगर फट जाए तब एकाइमोसिस कहोगे। हेमेटोमा कब होगा? लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड, खूब सारा ब्लड किसी ऑर्गन में खाली जगह पे इकट्ठा हो गया है, तो उसको क्या कह दोगे? हेमेटोमा कह दोगे। चलो भाई आगे बढ़ो। अब इसके बाद आ जाओ थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म इन्फाक्शन। थ्रोम्बस क्या होता है? सॉलिड मास फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट। ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट जो ब्लड के कंपोनेंट हैं उन्हीं से थ्रोम्बस बन जाता है। हार्ट, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ड्यूरिंग लाइफ वर्चोट्रायड होता है इसके लिए। एंडोथीलियल इंजरी, ठीक, एंडोथीलियम की इंजरी हो जाए, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाए और हाइपर कोagulability हो जाए। ये तीन वर्ड याद रखना। क्या? एंडोथीलियल की इंजरी हो जाए, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाए, हाइपर कोagulability हो जाए, तो ये वर्चोस ट्रायड होते हैं। क्लियर? चलो आगे देखो। एम्बोलस क्या है? तो एम्बोलस क्या है? डिटैच्ड। वो देखो क्या है? अटैच्ड था, वो ब्लड का ही कंपोनेंट है, बट दिस इज द डिटैच्ड वेस्कुलर मास कैरीड बाय ब्लड टू अनदर साइट। ब्लड के साथ में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। टाइप्स इंक्लूड थ्रोम्ब एम्बोलस। ठीक है, थ्रोम्ब एम्बोलस भी हो सकता है, ये जो थ्रोम्बस है इसी के साथ में भी हो सकता है। फैट, एयर गैस और पैरासिटिक एम्बोलाई भी हो सकता है। एयर, जब भी कभी हम आईवी फ्लूइड देते हैं तो उसमें हम एयर चेक करते रहते हैं कि गैस तो नहीं जा रही है। गैस जाएगी तो वहाँ पे हार्ट की वॉल्व को रप्चर कर देगी, सॉरी ब्लॉकेज कर देगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। इन्फाक्शन क्या होता है? इन्फाक्ट लोकलाइज्ड एरिया में खून की कमी होने लगेगी, फिर नेक्रोसिस हो जाएगी, फिर ब्लड फ्लो सप्लाई कम हो जाएगी। ब्रॉड टाइप्स में क्या होगा? वाइट या पेल कलर हो जाएगा उस जगह पे। ठीक है, रेड हेमरेज भी हो सकता है, एकदम से ब्लड फ्लो एकदम से वहाँ पे बढ़ेगा इन्फाक्शन में, तो उसकी वजह से हेमरेज भी हो सकता है। रेडनेस भी आ जाएगी, तो इसमें भी हार्ट अटैक हो जाता है, एमआई मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ो। कैसे? शॉक एंड रिपेयर की अगर बात करते हैं तो कैसे होता है? शॉक क्या है? सर्कुलेटिंग सर्कुलेटेड फेल्योर को, एक सेकेंड, सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर कॉजिंग इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। ठीक, तो इससे क्या क्या लगेगा? हाइपोवोलेमिक शॉक लगेगा, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है तो उसमें क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक में जो फ्लूइड है बॉडी का वो नॉर्मल से कम हो जाएगा, 70% से कम हो जाएगा बॉडी का फ्लूइड। हाँ, तो जब फ्लूइड कम हो जाएगा तो उसमें हाइपोवोलीमिया हो गई, तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक लगेगा, डेथ हो सकती है। कार्डियोजेनिक अभी बता ही दिया, इन्फाक्शन की वजह से। सेप्टिक शॉक लग सकता है। सेप्टिक शॉक कैसे लगेगा?
सेप्टिक शॉक कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाए, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, गला घोंटू बीमारी है ना। इसके बाद है एनाफिलेक्टिक शॉक, ये होता है इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। एकदम से आपने जाके सुई मार दी तो जानवर वहीं धड़मड़ा के गिर गया। ठीक, क्यों? क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक लग गया। तो इसीलिए पहले टैप करते हैं हाथ से, उसके बाद हम सुई लगाते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक लग सकता है ना भाई। ब्रेन हेमरेज हो जाए, ब्लड फ्लो बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, ज़्यादा सोच ले आदमी, तो न्यूरोजेनिक शॉक लग जाएगा। रिपेयर में क्या करते हैं? रीजनरेशन रिप्लेसेस डैमेज सेल्स, है ना, विद द सेम सेल टाइप। पुरानी सेल्स जो बेकार हो गई उनको नई सेल वहाँ पे जगह भर लेंगी। फाइब्रोसिस हो जाएगी, डैमेज सेल्स विद कनेक्टिव टिश्यू, और फाइब्रोसिस होगी तो वहाँ पे स्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्कार। स्कार माने एक खांच बन जाती है। जब भी कभी आपको चोट लगेगी उसके बाद एक निशान पड़ जाता है, उसी को हम कहते हैं स्कार बन जाना, फाइब्रोसिस हो जाना। ठीक है। टिपिकल हीलिंग सीक्वेंस क्या है? इन्फ्लेमेशन होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू आएंगे, मतलब ग्रेनुलेशन टिश्यू का मतलब यही WBC जो आती हैं दौड़ के। कोलेजन डिपोजिशन होता है, कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद रिमॉडलिंग हो जाएगी। रिमॉडलिंग आपको हम फ्रैक्चर में डिटेल में बताएंगे कि जो एक्स्ट्रा हीलिंग हो गई है उसको कम किया जाता है रिमॉडलिंग में। ठीक है। अब देख लो, ये टेबल है और इसमें से कुछ जो है अच्छी बातें आपकी निकल के आएंगी तो उनको भी पढ़ लेना है। जो चीज़ें आपको हमने नहीं बोली हैं तो उनको हम देख लेते हैं, रिवाइज करा देते हैं। वैसे इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने ना बोली हो। ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो आप हमसे डायरेक्ट SMS करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक और लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके जल्द ही हम MCQ भेज देंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी PDF भी मिलने लगे। तो अगले लेक्चर से आपको हिंदी की PDF मिलने लगेगी। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू। अच्छा हाँ, आप लोग जो है भाई 499 रुपीज़ जमा करके कोर्स खरीद लो। इतने सस्ते में और इतने अच्छे में कहाँ मिलेगा ये बताओ आप। ठीक है। ज्वाइन करो क्लासेस और पढ़ो, वरना 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये फीस दोगे और कंटेंट हम आपको वो दे रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है ना। तो इसलिए हम कंटेंट कंसाइज दे रहे हैं, बेटर दे रहे हैं, और आपको हम सारी मेहनत भी दे रहे हैं करके। भाई आपको कुछ सोचना नहीं है, जितना हम पढ़ा दें समझा दें बस उतना याद कर लो, और 50% तो हम क्लास में ही याद कराएंगे आपको। ठीक है। 50 to 90%, बाकी जो बचेगा आप मेहनत कर लोगे तो अच्छा कैडर मिल जाएगा आपको, अच्छी जगह मिल जाएगी नौकरी। समझ रहे हो? तो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस। थैंक यू।